पिता स्वर्गीय किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह जिंदगी भर आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ते रहे। भगत सिंह बचपन से ही अपने दिल में क्रांति की चिंगारी जला चुके थे। बंदूकें बो रहा हूं, जिसके फल मैं अंग्रेजों को खिलाऊंगा। जिस दिन ये लोग आतंकवाद और क्रांति के बीच का फर्क जान जाएंगे, उसी दिन वे लोग भगत सिंह के वास्तविक विचारों को भी समझ जाएंगे। महान विचारक रामानंद चट्टोपाध्याय ने इनकलाब जिंदाबाद के नारे को खून खराबे और अराजकता का प्रतीक बताया था। जय हिंद दोस्तों। भगत सिंह सन 1907 ईस्वी में देशभक्त सिख परिवार में जन्मे। उस परिवार में जो पहले से ही अपनी देशभक्ति के लिए मशहूर थे। पिता स्वर्गीय किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह जिंदगी भर आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ते रहे। ऐसे संस्कारों में पले भगत सिंह बचपन से ही अपने दिल में क्रांति की चिंगारी जला चुके थे। इस बात का अंदाजा हम उस घटना से लगा सकते हैं जब उस 3 साल के बच्चे को खेत में कुछ बोते हुए देखा गया। चाचा जी के द्वारा सवाल पूछने पर उनका जवाब था, बंदूकें बो रहा हूं, जिसके फल मैं अंग्रेजों को खिलाऊंगा। कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। यह कहावत इस बात पे जोर देती है कि किसी व्यक्ति की प्रतिभा, स्वभाव और भविष्य में होने वाली सफलता की झलक बचपन में ही दिखाई देने लगती है। पंजाब के लायकपुर जिले के बंगा नामक गांव का यह युवक घर छोड़कर इसलिए भाग खड़े हुए कि उनके परिवार के लोग शादी के लिए उनके पीछे पड़े थे। उस समय तक भगत सिंह शादी के लिए तैयार नहीं थे। शादी के डर से भागा हुआ यह युवक भगत सिंह अपने मां के बीमारी का समाचार सुनते ही घर वापस लौट आए। सन 1926 में चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी दल का संगठन कर रहे थे। उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, शिवराम आदि युवाओं को इकट्ठा किया। उन दिनों भगत सिंह लाहौर कॉलेज में पढ़ा करते थे। 17 नवंबर 1928 के प्रदर्शन में शेरे पंजाब लाला लाजपत राय पर पुलिस ने लाठियां चलाई और वह गंभीर रूप से घायल हो गए। लाठियों के दर्द को वह बर्दाश्त ना कर सके और कुछ दिनों बाद उनका देहांत हो गया। तभी भगत सिंह ने प्रण लिया कि वह लाला जी की हत्या का बदला लेकर ही रहेंगे। उस घटना के ठीक अगले महीने 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और उनके साथियों ने, जिनमें आजाद और राजगुरु भी शामिल थे, सैंडर्स नामक पुलिस अधिकारी को दिन दहाड़े गोलियों से उड़ा दिया। इसे कहते हैं टीट फॉर टैट, यानी कि जैसे को तैसा। अब जरा सोचिए यहां महात्मा गांधी का क्या विचार होता। सैंडर्स उन्हीं पुलिस अधिकारियों में से एक था जिसने लाला जी को लाठियों से पीटा था। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त के साथ दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में बहरे कानों को सुनाने के लिए बम फेंके। उन्होंने पूरे जोश और जुनून के साथ इनकलाब जिंदाबाद और ब्रिटिश साम्राज्य मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश किया। असेंबली बम केस में दोनों वीरों के ऊपर मुकदमा चलाया गया और कुछ ही समय के बाद लाहौर में पुलिस को एक बम फैक्ट्री का भी पता चला। इस केस का मुखिया भगत सिंह को मानते हुए उनके ऊपर लाहौर षड्यंत्र केस भी चलाया गया। इसी केस में भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 को जेलों के नियमों के विरुद्ध शाम के समय फांसी दे दी गई। भगत सिंह के जीवन के बारे में इतना ही जानना पर्याप्त होता तब तो ठीक था, मगर आज, विशेषकर अब, यह कतई काफी नहीं है। भगत सिंह का छोटा सा 23 वर्षीय जीवन घोर संघर्षों वाली एक लंबी यात्रा और कथा है। भगत सिंह को सामान्यतः एक क्रांतिकारी देशभक्त के रूप में ही जाना जाता है, लेकिन वह बचपन से ही पढ़ने वाले, गंभीर विचार विमर्श करने वाले और कलम के एक धनी लेखक भी थे। मात्र 23 वर्ष की अल्प आयु में उन्होंने रूस, फ्रांस और आयरलैंड की क्रांति का गहन अध्ययन किया और विश्लेषण किया था। मात्र 23 वर्ष की अल्प आयु में
हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, पंजाबी, बांग्ला के मर्मज्ञ चिंतक भगत सिंह एक अच्छे अनुवादक भी थे। नेशनल कॉलेज से लेकर फांसी की कोठरी तक उनका अध्ययन लगातार जारी रहा, जिसके फलस्वरूप वह एक गंभीर चिंतक और क्रांतिकारी दार्शनिक बने। असेंबली बम विस्फोट में फेंके गए पर्चे में भगत सिंह का महत्वपूर्ण वाक्य था कि हम यह कदम देश की जनता की तरफ से उठा रहे हैं। इस घटना ने देश की जनता को विद्रोह का नेतृत्व सौंप दिया था। भगत सिंह फांसी के फंदे को विचारों का मंच मानते थे। अंग्रेजों से अधिक भगत सिंह के हिंदुस्तानी विरोधियों ने उन्हें फासिस्ट और आतंकवादी जैसा अनेक नाम दिया था। गांधी जी द्वारा लिखे गए अहिंसा के दर्शन पर्चे का जवाब भगत सिंह का बम का दर्शन, जो संसार के अनेक साहित्यों का एक अच्छा उदाहरण है, और उसकी पहली पंक्ति है कि मैं मनुष्य द्वारा मनुष्य के रक्त बहाए जाने के खिलाफ हूं। दरअसल उस वक्त के घटिया मानसिकता के कारण ना तो हम भगत सिंह के वास्तविक विचारों को समझते हैं और ना ही इनकलाब के मायने जानते हैं, और आज भी ऐसे कई लोग हैं जो आतंकवाद और क्रांति के बीच का फर्क भी नहीं जानते हैं। आज भगत सिंह के द्वारा लिखे गए अनेक पत्र, लेख और किताबें उपलब्ध हैं। फांसी के पहले भगत सिंह के द्वारा उनके भाई को लिखा गया मार्मिक पत्र भी उसमें सम्मिलित है। फांसी के 1 घंटे पहले लिखा गया लेख भी उसमें सम्मिलित है, लेकिन बावजूद इसके अनेक पत्र, लेख और किताबें, उनके विचार जो हमारे सामने उपलब्ध नहीं हैं, जो आज भी अप्रकाशित है। भगत सिंह यहाँ की किताबों में पढ़ाए नहीं जाते, जिससे कि भारत का हर एक व्यक्ति जान सके कि वह व्यक्ति जो अपने विचारों, आदर्शों के प्रति इतना समर्पित था, जिसे पहले ही भारत के भविष्य के बारे में अंदाजा लग चुका था, वह कोई सरफिरा नहीं था। जिस दिन ये लोग आतंकवाद और क्रांति के बीच का फर्क जान जाएंगे, उसी दिन वे लोग भगत सिंह के वास्तविक विचारों को भी समझ जाएंगे। मॉडर्न रिव्यू के एडिटर यानी कि संपादक महान विचारक रामानंद चट्टोपाध्याय ने इनकलाब जिंदाबाद के नारे को खून खराबे और अराजकता का प्रतीक बताया था, जिसके बाद 23 दिसंबर 1929 को भगत सिंह ने रामानंद चट्टोपाध्याय को एक पत्र लिखा और उसमें उत्तर देते हुए इनकलाब के मायने बताए। भगत सिंह उस पत्र में लिखते हैं, श्री संपादक जी मॉडर्न रिव्यू, आपने अपने सम्मानित पत्र के दिसंबर 1929 के अंक में एक टिप्पणी इनकलाब जिंदाबाद शीर्षक से लिखी है और इस नारे को निरर्थक बताने की चेष्टा भी की है। आपके जैसा परिपक्व विचारक तथा अनुभवी और यशस्वी संपादक की रचना में दोष निकालना और उसका विरोध करना, जिसे प्रत्येक भारतीय सम्मान की नजर से देखता है, मेरे लिए बहुत कठिन काम है। लेकिन जब आपने सवाल पूछ ही दिया है तो उसका जवाब देना भी मेरा कर्तव्य है और ये बताना भी मेरी जिम्मेदारी है कि इनकलाब जिंदाबाद का वास्तविक अर्थ क्या होता है, इनकलाब जिंदाबाद के मायने क्या है। और अब समय आ गया है कि इनकलाब जिंदाबाद नारे का वास्तविक अर्थ इस देश के हर एक व्यक्ति को समझाया जाए, और यह समझाने की जिम्मेदारी मेरे हिस्से में आई है। इस नारे की रचना हमने नहीं की है। यह नारा रूस के क्रांतिकारी आंदोलन में प्रयोग किया गया था। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि शस्त्र सहित संघर्ष हमेशा जारी रहे और कोई भी समस्या अल्प समय के लिए भी अस्थायी न रह सके। दूसरे शब्दों में, देश और समाज में अनियंत्रित और विधि विरोधी शासन व्यवस्था फैली रहे। इतने लंबे समय से प्रयोग में आने के कारण इस नारे को एक विशेष भावना और अर्थ प्राप्त हो चुका है, जो संभवतः भाषा के नियमों एवं कोश के आधार पर तर्क सम्मत सिद्ध ना हो पाए, जिसका यह बिल्कुल भी अर्थ नहीं होता कि हम इस नारे से उन विचारों को अलग कर दें जो कि उससे जुड़े हुए हैं। ऐसे सभी नारे एक स्वीकार करने वाले अर्थ को दर्शाते हैं, जो एक सीमा तक उनमें उत्पन्न हुए हैं और एक सीमा तक उनमें समर्पित हैं। उदाहरण के लिए हम यतीन्द्रनाथ जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। इससे हमारा क्या तात्पर्य है?
इससे हमारा यह तात्पर्य है कि हम उस महान व्यक्ति के आदर्शों को और ना थकने वाले उत्साह को अपने अंदर बरकरार रखें, जो उस महान बलिदानी को एक आदर्श के लिए अकथनीय कष्ट झेलने और असीम बलिदान करने की प्रेरणा दी। यह नारा लगाने से हमारी यह लालसा प्रकट होती है कि हम भी अपने आदर्शों के लिए ऐसे अचूक उत्साह को अपनाएं। इससे यह अर्थ निकलता है कि हमें इनकलाब जिंदाबाद नारा का अर्थ किसी शाब्दिक रूप से नहीं निकालना चाहिए। इस शब्द का उचित एवं अनुचित प्रयोग करने वाले लोगों के हितों के आधार पर इसके साथ अलग अलग अर्थ और विशेषताएं जोड़ी जाती हैं। अगर इस वाक्य को क्रांतिकारियों की दृष्टि से देखें तो यह क्रांतिकारियों की नजर में एक पवित्र। हमने इस बात को ट्रिब्यूनल के समक्ष अपने कथन में स्पष्ट करने का भी प्रयास किया है। इस कथन में हमने कहा है कि क्रांति इनकलाब का अर्थ अनिवार्य रूप से सशस्त्र आंदोलन नहीं होता। बम और पिस्तौल क्रांति को सफल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में हो सकते हैं। इस बात को भी हम नहीं नकार सकते कि कई आंदोलनों में बम और पिस्तौल महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि बम और पिस्तौल क्रांति के पर्यायवाची हो जाएं। विद्रोह को क्रांति नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हां, यह हो सकता है कि विद्रोह का अंतिम परिणाम क्रांति हो। इस वाक्य में क्रांति शब्द का अर्थ प्रगति के लिए परिवर्तन की भावना एवं इच्छा है। आज हम सभी अपने निजी जीवन में इतने व्यस्त हैं, आज हम सभी अपने निजी जीवन के बंधनों में इतने बंधे हुए हैं कि हम हर रोज क्रांतिकारी विचार लाने के लिए बात तो करते हैं, लेकिन उस विचार को लाने का प्रयास नहीं करते। यही होता है निकम्मापन, और इस निकम्मापन को मिटाने के लिए क्रांतिकारी विचार को जगाना आज बेहद जरूरी है। दूसरे शब्दों में, इसी निकम्मापन का वातावरण गलत विचारों को आगे बढ़ाता है और मानव समाज को गलत रास्ते पर ले जाता है। ये परिस्थितियां मानव समाज के वृद्धि को रोक देती हैं और उनकी प्रगति में एक रुकावट बन जाती हैं। ऐसे क्रांतिकारी विचारों की डोर में हर एक मानव की भावना गुथी रहनी चाहिए, जिसकी मजबूती से यह कंजर्वेटिव थॉट्स यानी कि गलत विचार मानव समाज की प्रगति में रुकावट ना बन सके, वो इनकी वृद्धि को ना रोक सके और इस तरीके से एक अच्छे समाज का गठन हो सके। आज बेहद जरूरी है कि पुरानी व्यवस्था हमेशा ना रहे। पुरानी व्यवस्था नई व्यवस्थाओं के लिए जगह बनाए, जिसमें एक आदर्श विचार समाज को बिगड़ने से रोक सके। यही है वह सोच, इच्छा, इरादा, अभिप्राय, मूल मंत्र और मूल अर्थ जो हम अपने हृदय में रखकर इनकलाब जिंदाबाद के नारे को हमेशा ऊंचा रखते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब